हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पॉलिटिकल थिंकर यानी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की सीरीज चल रही है। मैंने बहुत सारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आपने उसने नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। तो आज हम टी.एच. ग्रीन को पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर और इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल थ्योरी की भी बहुत सारी क्लासेस हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की है, 1000 क्वेश्चन सीरीज़ है जो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसे जाके एक बार ज़रूर देखिए। मेरे चैनल पे आप विजिट कीजिए। आपके अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और किसी वजह से अगर ये चैनल आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो है टी.एच. ग्रीन। तो सबसे पहले हम टी.एच. ग्रीन कब है, देखो ईस्वी सन हमेशा याद रखो, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, थिंकर के नाम दे देंगे, उनको काल क्रमानुसार सजाने में दिया जाता है। और कभी कभी जैसे वो बुक को काल क्रमानुसार भी सजाने देता है। तो अगर हम थिंकर को ध्यान में रखेंगे ना तो हमें ध्यान रहेगा इस टाइम के ये थिंकर है तो इनकी मतलब बुक भी ध्यान रहे, तो हम वैसे कोऑर्डिनेट करके उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक बार मतलब माइंड में रफली, अब ऐसे लर्न नहीं करना है एकदम एग्जैक्ट, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना कि हाँ ये इसके समय थे, ये इसके समय थे, ये इनके समकालीन है। तो ऐसा एक चार्ट बना लो आप। जो भी मैंने अभी तक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर पढ़ा है तो उसको एक बार सबके स्पेसिफिकेशन को एक एक दो बार आप देखोगे ना तो एक ध्यान में रह जाता है। तो 1836 से 1882, ठीक है। टी.एच. ग्रीन का जन्म 7 अप्रैल 1836 को यॉर्कशायर, इंग्लैंड में एक पादरी परिवार में हुआ था। टी.एच. ग्रीन को नवहीगलवादी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? टी.एच. ग्रीन को नवहीगलवादी भी कहा जाता है। ग्रीन मूल रूप से उदारवादी है, परंतु ग्रीन पर आदर्शवाद का प्रभाव भी है। ये देखो, मूल रूप से उदारवाद है बट ये आदर्शवादी थिंकर के श्रेणी में आते हैं। टी.एच. ग्रीन की सबसे महत्वपूर्ण बुक जो है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, बिल्कुल ये ध्यान रखना। 1879 टू 80 प्रकाशित हुई। 1883 में उनकी मृत्यु के बाद, उनकी मृत्यु 82 में हुई है, 83 में ही प्रकाशित हुई। उनकी अन्य रचना है द प्रोलिगोमेना टू एथिक्स, 1884 में प्रकाशित हुई होगी। टी.एच. ग्रीन की अन्य रचना लेक्चर्स ऑन इंग्लिश रेवोल्यूशन एंड द लिबरल लेजिस्लेशंस एंड द फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 1861, ठीक है। मूल राजनीतिक विचार तो इनका क्या था, देखो ऑक्सफोर्ड स्कूल के 3 मुख्य विचारकों में ग्रीन सबसे महत्वपूर्ण है। ग्रीन के पश्चात ब्रेडले और बोसांके नामक प्रसिद्ध आदर्शवादी विचारक है। देखो, आदर्शवादी में ग्रीन याद रखना, ब्रेंडले याद रखना, बोसांके याद रखना। ग्रीन ने उदारवाद का आदर्शवादी संशोधन किया। ग्रीन जो उदारवाद का क्या किया, उदारवाद का आदर्शवादी संशोधन किया है। सेवाइन के अनुसार उदारवाद का आदर्शवाद में सबसे प्रभावी और सफल संशोधन टी.एच. ग्रीन ने किया। ग्रीन ने उदारवाद को इंग्लैंड का सामाजिक दर्शन बना दिया। ग्रीन क्या किए, उदारवाद को इंग्लैंड का सामाजिक दर्शन बना दिए। ग्रीन ने व्यक्ति को मूलतः सामाजिक माना है। ग्रीन के अनुसार व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। जैसे अरस्तु व्यक्ति को सामाजिक प्राणी मानते, वैसे ग्रीन भी व्यक्ति को सामाजिक प्राणी मानते हैं। ग्रीन कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक है। ये भी याद रखना, ग्रीन जो है कल्याणकारी राज्य के प्रमुख प्रतिपादक है। ग्रीन के विचार अंतर्राष्ट्रीयवाद है। ऑक्सफोर्ड स्कूल पर प्लेटो और अरस्तु का बहुत ज़्यादा प्रभाव माना जाता है। जो ऑक्सफोर्ड स्कूल था जिससे इन्होंने पढ़ाई की थी, देखो ये क्या है यहाँ ना, ऑक्सफोर्ड स्कूल के ये 3 मुख्य विचारक है। तो ऑक्सफोर्ड स्कूल पे जो वहाँ के पढ़ाने में, तो उससे प्लेटो और अरस्तु का बहुत ज़्यादा प्रभाव माना जाता है। ग्रीन पर आदर्शवादियों का प्रभाव, देखो ग्रीन कांट के विचारों से प्रभावित थे। कांट का प्रसिद्ध कथन व्यक्ति स्वयं में साध्य, क्या है कांट का प्रसिद्ध कथन, व्यक्ति जो है ना स्वयं में साध्य है।
आगे कांट ने व्यक्ति को स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व दिया। कांट के अनुसार राज्य का निर्माण मनुष्यों के आपसी समझौते का प्रमाण है। ग्रीन के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव नैतिक है। राज्य, ग्रीन के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक आंगिक है। ग्रीन के अनुसार राज्य का कार्य मनुष्य के जीवन में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है। वो कल्याणकारी राज्य की कल्पना करते हैं, परिकल्पना करते हैं। तो वो जो मनुष्य के जो बाधाएं आती हैं उनको बाधित करना है। अशिक्षा, अज्ञान, गरीब और नशाखोरी वो बाधाएं हैं जो व्यक्ति को नैतिक बनाने से रोकती है। ग्रीन के अनुसार राज्य व्यक्ति की चेतना का बाहरी विस्तार है। ग्रीन के अनुसार राज्य व्यक्ति की चेतना का बाहरी विस्तार है। आगे ग्रीन प्रसिद्ध कथन, ग्रीन का प्रसिद्ध कथन, शक्ति नहीं बल्कि इच्छा राज्य का आधार। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। शक्ति नहीं बल्कि इच्छा राज्य का आधार है। राज्य को एक आवश्यक अच्छाई के रूप में प्रतिपादित करते हैं क्योंकि वो आदर्शवादी है। ग्रीन के अनुसार राज्य व्यक्ति को नैतिक नहीं बनाता बल्कि नैतिक बनने की परिस्थिति उपलब्ध करता है। नैतिक बनाता नहीं लेकिन ऐसा सर्वस्टांड देता है जिससे व्यक्ति नैतिक होता है। अब संप्रभुता पे इनको क्या सोचते हैं, तो ग्रीन ने रूसो की भांति सामान्य हित की सामान्य चेतना पर अत्यधिक बल दिया। ग्रीन के विचारों में रूसो की संप्रभुता ऑस्टिन की संप्रभुता का मिश्रण पाया जाता है। तो ग्रीन की जो संप्रभुता है वो रूसो और ऑस्टिन के संप्रभुता का मिश्रण है। स्वतंत्रता, ग्रीन के अनुसार मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता में अधिकार निहित है तथा अधिकार राज्य की मांग करता है। ये भी उनकी फेमस लाइन है। क्या है ग्रीन की? मानव चेतना जो है स्वतंत्रता की चाहत रखती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है तथा अधिकार राज्य की मांग करता है। स्वतंत्रता मानव चेतना में अंतर्निहित है। स्वतंत्रता अधिकारों की मांग करती है और अधिकार राज्य के बिना संभव नहीं है। बार्कर ने ग्रीन के विचार को इस कथन के रूप में कहा। आगे ग्रीन ने स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए कहा कि करने योग्य एवं भोगने योग्य कार्य तथा साझे रूप में किए जा सकने वाले कार्यों को करना ही स्वतंत्रता है। ग्रीन की स्वतंत्रता की संकल्पना सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना है। अधिकार, तो ग्रीन के अनुसार अधिकार व्यक्ति के नैतिक दावे हैं जो समाज के द्वारा स्वीकृत हो तथा जिनकी रक्षा राज्य द्वारा की जाए। ग्रीन ने प्राकृतिक अधिकार शब्द का प्रयोग किया परंतु वह लॉक के अर्थ में प्राकृतिक अधिकार बिल्कुल नहीं है। ग्रीन ने लॉ के प्राकृतिक अधिकार की मान्यता में परिवर्तन कर दिया। ग्रीन के अनुसार अधिकार प्राकृतिक इसलिए है कि व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक है, न कि इसलिए कि प्रकृति है कि वे राज्य स्थापन से पहले प्राकृतिक अवस्था में थे। ग्रीन के अनुसार अधिकार सुनिश्चित नहीं होते अपितु मानव नैतिकता के विकास के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। ग्रीन के अनुसार अधिकार वे सामाजिक परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति को नैतिक बनाने में सहायक है। ग्रीन के अधिकार राज्य और समाज द्वारा प्राप्त होते हैं जो राज्य और समाज के विरुद्ध नहीं है। आगे है अंतरराष्ट्रीयवाद। ग्रीन ने हीगल के राष्ट्रवादी विचारों को अस्वीकृत कर दिया। वेपर के अनुसार ग्रीन ने उदारवाद को नैतिक और आदर्शवाद को सभ्य बनाया। ग्रीन के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में युद्ध मानवीय नैतिकता में कमी का परिणाम है और युद्ध अपूर्ण है। ग्रीन के अनुसार मानवीय नैतिकता में पूर्ण विकास के पश्चात युद्ध स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमारे ग्रीन कंप्लीट होते हैं। अगले क्लास में मैं आपको कौन सा आ जाएंगे, कार्ल मार्क्स पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्पफुल लग रहा है, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प कर रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।